जिन भी बच्चों को रेफरेंस बुक का ये लगता है कि वो थोड़ी हार्ड होती है, हम पढ़ नहीं सकते, और आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं वो रेफरेंस बुक से ही लगभग आते हैं, तो आपको एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाता है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको रेफरेंस बुक में किन किन पॉइंटों को उठाना है, क्या क्या बुक पढ़नी है। बुक और जैसे माइक्रोबायोलॉजी की बेसिक बुक है प्रेस्कोट, तो हम उसको बेसिकली हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट है, उस पे चलते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कैसे क्या, तो इसमें स्टार्टिंग में बता रखा है कि जो प्लैनेट की डिस्कवरी के बारे में। तो इसमें से तो बेसिकली कोई क्वेश्चन आता नहीं है। हम बात करते हैं टॉपिक 1.1 से, मेंबर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले जो रेफरेंस बुक है उसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं सेलुलर और एक होते हैं एसेलुलर। सेलुलर में आते हैं फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और आर्किया। तो जैसे फंजाई में आते हैं ईस्ट और मोल्ड, और प्रोटिस्ट में एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई जो हमारे माइक्रो गट में प्रेजेंट होता है, आर्किया जैसे मिथेनोजेंस। ऐसे ही अगर हम एसेलुलर मतलब जो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, वैसे तो वायरसेस जिसमें सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का कोट न्यूक्लिक एसिड अंदर मिलेगा। ऐसे ही वायराइड में आरएनए होता है, प्राइन्स में प्रोटीन होता है। एक है ये सैटेलाइट, जो कि इम्पोर्टेंट है। सैटेलाइट का मतलब जैसे सैटेलाइट डीएनए भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट्स का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। देखो, मान लो ये प्रोटीन की सेल है और उसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड इंक्लोज होता है। ये वायरस की तरह ही होता है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं। जैसे कि सबसे पहले है ना, यहाँ पे बता रखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज है आपकी कि जो हम अनएडेड आई से क्लियरली सीन कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो जनरली 1 मिलीमीटर और या फिर उससे लेस, 1 मिलीमीटर से भी लेस डायमीटर के साइज़ में होते हैं। तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन या फिर नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप माइक्रोबायोलॉजी तो आपने पढ़ रखी है, लेकिन आप कौन से जो सेल्स हैं उनको माइक्रोब्स के अंदर पढ़ोगे, क्या उनका डायमीटर कितना है, उनका साइज़ कितना होता है। तो आपको बोलना है 1 मिलीमीटर या लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर के साइज़ को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट करते हैं। देन थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि आप जो अनएडेड आई से नहीं देख सकते वो माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्रेड, मोल्ड्स, फ्लामेंटस, फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स, जो कि हमें एक्चुअली विजिबल हो सकते हैं, हो जाते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, वो मैक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मतलब जो बड़े लेवल पे हमें आंखों से दिख सकता है, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। तो बात करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आंखों से इजीली दिख सकते हैं, वो कॉलोनियल होते हैं। मतलब छोटी छोटी सेल आपस में एग्रीगेट कर जाती है, फिर वो हमें दिखती हैं, ठीक है। लेकिन उनका साइज इतना ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा एक बेसिक। और इसमें देखो, प्रेस्कोट की सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने समरी वाइज भी कि हमें इस पैरे में से
क्या चीज़। तो हमें इन समरी हम इन कंक्लूजन यही बोलेंगे कि माइक्रोब्स का साइज यूजुअली स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। वो ओपन यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कि हम उनमें एक वेल डिफाइंड टिश्यू सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ यही था कि उनका साइज और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको पढ़ के देखोगे एज सच कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, जो मैं किसी एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो सब करा रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इसमें एक बात की गई है आपको फ्लोर प्लान की। तो फ्लोर प्लान बेसिकली दो टाइप से होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एक को हम बोलते हैं ओपन, ठीक है, ओपन फ्लोर प्लान। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो उसमें एक प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस, मतलब जो पहले प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, तो उसका एक ओपन फ्लोर प्लान होता है। मतलब ओपन फ्लोर प्लान का मतलब ये होता है कि जो उनका कंटेंट है वो किसी भी कंपार्टमेंटलाइजेशन उनमें नहीं होता। जैसे उनमें सेल्स, एक सेल मेम्ब्रेन होती है सिर्फ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, देन अलग अलग सेल और ऑर्गेनली प्रेजेंट होती, ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक सिस्टम में नहीं होता। इसी वजह से उसको हम ओपन फ्लोर प्लान बोलते हैं। ठीक है, देन इसमें सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन है। सब प्रिमिटिव, जैसे पहले हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, देन हम माइक्रोब्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम स्टडी करते थे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमें बहुत बेनिफिट हुआ माइक्रोबियल सेल्स के बारे में जानने के लिए। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। दूसरा, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने केमिकल और फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। और थर्ड, जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ साइंस होता गया तो उसमें न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंसिंग हम एनालाइज करके कंपैरिजन करने लग गए थे 1970-60 के आसपास। तो एक फेमस साइंटिस्ट हमारे सर कार्ल वोसैक ने 1970 में RRNA 16S RRNA को कंपेयर किया। देन उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें थे आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बेसिकली हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले था हमारा आर्किया, देन हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पे ओरिजिन हुआ हमारा। ओरिजिन के साथ जो यूकैरिया है, बैक्टीरिया है और एक न्यू डोमेन सिस्टम आर्किया। तो देखो हमें 3 डोमेन 1970s में मिली और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। देन हमारा 3 डोमेन सिस्टम आया। बात करते हैं अब हमारा बेसिकली यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एक ओरिएंटेड है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम ओवरऑल सब कुछ देखेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं डोमेन बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और जो उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने बात की प्रोकैरियोट कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि कुछ मेंबर में हमारा अनयूजुअल जो फाइलम है
प्लैंक्टोमाइसिटीज, उसके कुछ मेंबर हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंड होता है एक मेम्ब्रेन से, फिर भी हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ से बन जाता है कि मतलब कई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई बताओ कि सारे प्रोकैरियोटिक में सब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस उनमें एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्लैंक्टोबायोसिटीज के कुछ मेंबर में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, ठीक है। और जो बात करें हम इनकी अक्रेंस की, अबेंडेंस की, तो वो जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो हर जगह अबंडेंट होते हैं, सोइल में, वाटर, एयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम पीएच, सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ पीएच पे भी वेरी कर सकते हैं, और इवन वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने बहुत टाइम सुना होगा प्लेग डिजीज़ के बारे में। तो जो प्लेग डिजीज़ थी वो आई थी 1347 में। उसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। वो एक आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ थी और उसने लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अप्रोक्स 25 मिलियन पीपल को 4 साल के अंदर मार दिया था। तो उस टाइम पे और 75% को, मतलब जैसे वो रिपीटेडली बार बार लगभग 80 सालों तक वो रिपीट में आती रही और उसने लगभग 75% यूरोपियन पॉपुलेशन को मार दिया था। तो उस टाइम इतना ज़्यादा जो पेंडेमिक था ब्लैक डेथ का वो हुआ, तो उसकी वजह से जो पीपल थे वो सोचने लगे कि जो सभी बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग जैसे बात करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, जैसे ब्रेड मेकिंग में। और हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी की भी, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी एक अच्छा खासा माइक्रोबायोम प्रेजेंट होता है, जो कि आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्लैक डेथ से कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी अफेक्ट हुई थी, क्या था, कौन से ईयर में आया था, ये सब। तो ब्लैक डेथ के ऊपर भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारा 3 डोमेन सिस्टम, हमारा अलग अलग फाइलम, ये हमारे क्लासेस, तो एक फुल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम आगे इसी बुक में आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम ये पूरा सब कुछ सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, कैसे इवोल्व हुए, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक हमारी इवोल्व हुई, तो वो सब चीज़ें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डोमेन आर्किया, ये हमने पढ़ा डोमेन बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन आर्किया के बारे में, जो सर कार्ल रोसेक ने हमें दिया था। तो जो आर्किया होता है वो उसके अंदर ना तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के सेल वॉल होती है, और उसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग लिपिड, जैसे उसमें मॉडिफिकेशन होकर लिपिड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। और जो डोमेन आर्किया है वो मतलब जो अनयूजुअल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म एकदम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मिथेनोजन कि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, जैसे कि हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हाई साल्ट कंडीशन में, जैसे कि हेलोफाइल्स। तो ये बेसिकली हमारा एक आर्किया का इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरिया का। तो यूकैरिया के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी है, तो यूकैरिया के बारे में, लेकिन हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम फिर भी कर रहे हैं। जो यूकैरिया है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्टा और फंजाई प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल और प्लांट हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं यूकैरिया के अंदर, लेकिन जैसे हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो वो उनका कन्फाइंड एक माइक्रोब्स तक होता है। तो जैसे प्रोटिस्टा हो गए हमारे, वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनका साइज़ बैक्टीरिया और आर्किया से थोड़ा सा बड़ा होता है। और बेसिकली हम जैसे प्रोटोजोआ और एल्गी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं उनको हम प्रोकैरियो और प्रोटोजोआ और एल्गी के अंदर ही पढ़ते हैं। जो एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक होती है, और जैसे एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो वो 75% प्लैनेट पे जो ऑक्सीजन रहता है वो इसके थ्रू रिलीज होता है, साइनोबैक्टीरिया और एल्गी। और बात करें हम प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल लाइक, और वो प्रोटिस्ट होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत सारे फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है वो फंक्शन करते हैं प्रिंसिपल हंटर्स का या गेजर्स का। मतलब वो कि वो अपना फूड एंड न्यूट्रिशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंग्लव करके फिर अपना एनवायरनमेंट जो न्यूट्रिशन नीड है वो पूरे करते हैं। बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटोजोआ में ही आते हैं। वो प्रोटोजोआ की तरह बिहेव करते हैं एक स्टेज पे, और मतलब कभी वो अपनी लाइफ साइकिल में प्रोटोजोआ की तरह बिहेव करेंगे, कभी वो बिहेव करेंगे फंजाई की तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे जो वाटर मोल्ड्स, जो हमने बात की स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, तो जो वाटर मोल्ड है उन्होंने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्लांट इन्फेक्शन क्रिएट किया था, जिसे ग्रेट पोटैटो फेमाइन बोलते हैं 1846 से 47 आयरलैंड में, जिसकी वजह से एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था पोटैटो का यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्री के बीच में। अब बात करते हैं फंजाई के बारे में। जो फंजाई होता है उसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होती हैं, मल्टी सेलुलर जैसे मोल्ड, मशरूम, और यूनिसेलुलर की बात करें तो ईस्ट। तो और जो मोल्ड और मशरूम है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम हाइफे बोलते हैं।